गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मुझे उम्मीद है आप सभी पूर्ण स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 3 को सीखा और समझा था। आज हम पाठ 4 दक्षिण की यात्रा पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए बच्चों, अब हम दक्षिण की यात्रा पर चलते हैं। पाठ 4 दक्षिण की यात्रा। पाठ परिचय। हम जब कभी यात्रा पर जाते हैं तब उस यात्रा का वर्णन अपने मित्रों और घर के अन्य सदस्यों से करते हैं। जब कभी भी हम कहीं घूमने जाते हैं और वापस लौटते हैं तो हम अपने मित्रों से या अपने घर के सदस्यों से उस यात्रा का पूरा वर्णन करते हैं। इस पाठ में भी एक बच्चा अपनी कन्याकुमारी की यात्रा के बारे में अपने मित्र को पत्र लिखकर बता रहा है और इस पाठ में भी एक बच्चा अपने मित्र को पत्र लिखकर बता रहा है कि वह किस प्रकार दक्षिण की यात्रा पर गया था और वहाँ उसने क्या क्या देखा। प्रिय कमल, प्रिय कमल, बहुत दिनों से तुम्हारे साथ फोन पर बातचीत नहीं हो सकी। उसने सबसे पहले लिखा, बहुत दिनों से तुम्हारे साथ फ़ोन पर बातचीत नहीं हो सकी। इस बीच अगर तुमने कोई पत्र लिखा होगा तो वह भी मुझे हस्तगत नहीं हो सकता था। उसने कहा कि इस बीच अगर तुमने मुझे पत्र लिखा होगा तो वह भी मुझे हस्तगत यानी प्राप्त नहीं हो सकता था। दरअसल मैं अपने शिक्षक और सहपाठियों के साथ दक्षिण भारत के लगभग अंतिम छोर की यात्रा पर आया हूँ। वह लिखता है पत्र में कि वह अपने शिक्षक और उसके सहपाठियों यानी साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ दक्षिण भारत के लगभग अंतिम छोर की यात्रा पर आया है। आज कुछ विश्राम मिलने पर तुम्हें पत्र लिखने बैठा हूँ। विश्राम यानी आराम। आज थोड़ा आराम मिला तो मैं तुम्हें पत्र लिखने बैठा हूँ। आज से 1 सप्ताह पहले हम कन्याकुमारी पहुँचे थे। वह पत्र में लिखता है कि आज से 1 सप्ताह यानी 7 दिन। सप्ताह में कितने दिन होते हैं बच्चों? 7 दिन। तो आज से 7 दिन पहले हम कन्याकुमारी पहुँचे थे। मुंबई से कन्याकुमारी की यात्रा हमने रेलगाड़ी से की और वह लिखता है कि मुंबई से कन्याकुमारी तक वह कैसे गया? रेलगाड़ी के द्वारा। यात्रा के दौरान नारियल और ताड़ के पेड़ों की कतारें देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। यात्रा के दौरान नारियल और ताड़ के पेड़ों की कतारें देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। पेड़ों यानी वृक्षों, कतारें यानी लाइनें। प्रफुल्लित यानी प्रसन्न होना। तो वह कहता है कि यात्रा के दौरान जब हम देखते हैं खिड़की से बाहर तो बहुत ही मनोरम दृश्य दिखाई देता है। तो उसने देखा कि नारियल और ताड़ के पेड़ों की लाइनें दिखाई दे रही थी और उन्हें देखकर उसका मन खुश हो गया। हरे भरे खेतों के बीच से दिखते छोटे बड़े मकान बहुत सुंदर लग रहे थे। हरे भरे खेतों के बीच से दिखते छोटे बड़े मकान बहुत ही सुंदर लग रहे थे। कन्याकुमारी भारत का दक्षिण छोर है। कन्याकुमारी जो है भारत का दक्षिण छोर है। यहाँ 3 समुद्रों का मिलन है। यहाँ पर 3 समुद्रों का मिलन होता है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है और पश्चिम में अरब सागर है। तीनों समुद्रों की जलधाराएं अलग अलग दिखाई देती हैं। वह कहता है कि मैंने देखा वहाँ पर कि तीनों समुद्रों की जलधाराएं हम अलग अलग स्पष्ट रूप से वहाँ पर देख सकते हैं। इन समुद्रों के आसपास की रेत का रंग भी भिन्न भिन्न है
और इन समुद्रों के आसपास की जो रेत है उसका रंग भी भिन्न भिन्न यानी अलग अलग है। यहाँ हमने सूर्योदय और सूर्य अस्त के दृश्य देखे। उसने कहा कि यहाँ समुद्र तट पर खड़े होकर हमने सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य को देखा। सूर्योदय और सूर्य अस्त के इतने अनुपम दृश्य कन्याकुमारी में ही देखे जा सकते हैं। और उसने कहा कि इतना सुंदर सूर्योदय और सूर्य अस्त का दृश्य हम कन्याकुमारी में ही देख सकते हैं। कन्याकुमारी के समुद्र तट से थोड़ी दूर पर विवेकानंद शिला स्मारक है। यहाँ स्टीमर से पहुँचा जा सकता है और यहाँ स्टीमर के द्वारा वे वहाँ पहुँच गए। स्मारक के पास पहुँचकर बड़ी शांति मिलती है और वहाँ जाकर उन्होंने बहुत ही शांति का अनुभव किया। यही तमिल भाषा के महाकवि तिरुवल्लुवर का स्मारक और उनकी विशाल यानी बड़ी प्रतिमा यानी मूर्ति भी स्थापित है। यहीं पर तमिल भाषा के महाकवि तिरुवल्लुवर का स्मारक और उनकी विशाल प्रतिमा भी स्थापित है। यहाँ से लौटकर हमने गांधी मंडप देखा। इस प्रतिमा को देखने के बाद वे वापस आए और उन्होंने क्या देखा? गांधी मंडप। गांधी मंडप समुद्र के किनारे स्थित है। ये जो मंडप है वो है समुद्र के किनारे पर स्थित है। इस मंडप की दीवारें से सागर की लहरें आकर टकराती हैं। चूंकि ये समुद्र के किनारे पर स्थित है इसलिए सागर की लहरें इससे आकर टकराती हैं। कन्याकुमारी में चटाइयाँ, शंख, सीपियाँ और लकड़ी की बनी चीज़ें बिकती हैं। कन्याकुमारी में चटाइयाँ, शंख, सीपियाँ और लकड़ी की बनी चीज़ें बिकती हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि समुद्र में आपने देखा होगा सीप और शंख दोनों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हमने शंख और सीपियों से बने खिलौने खरीदे। हमने भी क्या करें? शंख और सीपियों से बने खिलौने खरीदे। जब कभी हम बाहर यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ खरीद कर लाते हैं। मैंने तुम्हारे लिए भी एक शंख खरीदा। और वह कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए भी, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो तो तुम्हारे लिए भी क्या खरीदा? एक शंख खरीदा। तुम्हारा अभिनव। और पत्र के अंत में वह अपना नाम लिखता है कि तुम्हारा मित्र अभिनव। बच्चों, ये हमने पाठ को पढ़ा और समझा और इसके द्वारा हम कन्याकुमारी तक पहुंच गए। ठीक है ना? कन्याकुमारी में आपने क्या क्या देखा? विवेकानंद स्मारक और समुद्र तट, 3 समुद्रों का मिलन। आपने देखा ना, 3 समुद्र वहाँ आकर मिलते हैं जिनकी की धाराएं आप स्पष्ट रूप से वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारे पाठ का वर्णन था। अब चलिए हम आते हैं शब्दार्थ पर। शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। मेरे पीछे दोहराइए आप। हस्तगत प्राप्त। हस्तगत यानी प्राप्त। सूर्योदय यानी सूरज का उगना। सूर्योदय यानी सूरज का उगना। अनुपम यानी सुंदर। अनुपम यानी सुंदर। स्मारक यानी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या घटना की याद दिलाने वाली निशानी। स्मारक किसे कहते हैं? किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या घटना की याद दिलाने वाली निशानी। प्रफुल्लित प्रसन्न। प्रतिमा यानी मूर्ति। स्थापित यानी बनाया गया। तो बच्चों, ये इस पाठ के क्या थे? शब्दार्थ। चलिए आगे देखते हैं। पाठ 4 दक्षिण की यात्रा। मौखिक प्रश्न, उत्तर दीजिए। अब यहाँ मौखिक प्रश्नों के उत्तर देंगे। अभिनव ने यह पत्र
कहाँ से और किसे लिखा है? अभिनव ने यह पत्र कहाँ से और किसे लिखा है? उत्तर, अभिनव ने यह पत्र कन्याकुमारी से अपने मित्र कमल को लिखा है। अभिनव यह पत्र कन्याकुमारी से, कहाँ से? कन्याकुमारी से किसे लिखा? अपने मित्र कमल को लिखा है। चलिए आगे खा प्रश्न देखेंगे। अभिनव ने मुंबई से कन्याकुमारी तक की यात्रा कैसे की? अभिनव ने मुंबई से कन्याकुमारी तक की यात्रा कैसे की? उत्तर, अभिनव ने मुंबई से कन्याकुमारी तक की यात्रा रेलगाड़ी से की। किससे की बच्चों? रेलगाड़ी से। पाठ में आया था ना, अभिनव ने मुंबई से कन्याकुमारी तक की यात्रा रेलगाड़ी से की। गा, कन्याकुमारी में कौन से अनुपम दृश्य देखे जा सकते हैं? कन्याकुमारी में कौन से अनुपम दृश्य देखे जा सकते हैं? उत्तर है, कन्याकुमारी में सूर्योदय और सूर्यास्त के अनुपम दृश्य देखे जा सकते हैं। फिर से दोहराएंगे मेरे पीछे। कन्याकुमारी में सूर्योदय और सूर्यास्त के अनुपम दृश्य देखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा लिखित प्रश्न। नंबर 1, पाठ के अनुसार सही या गलत लगाइए। हमें पाठ के अनुसार सही या गलत का चिन्ह लगाना है या सही या गलत लिखना है। दोनों ही हम कर सकते हैं बच्चों। का, अभिनव कश्मीर की यात्रा पर आया है। अभिनव कश्मीर की यात्रा पर आया? नहीं। किस यात्रा पर गया था वो? दक्षिण की यात्रा पर गया था। इसलिए ये क्या है उसका उत्तर? गलत। खा, कन्याकुमारी भारत का दक्षिणी छोर है। कन्याकुमारी भारत का दक्षिणी छोर है। बिल्कुल सही। गा, कन्याकुमारी में विवेकानंद शिला स्मारक है। कन्याकुमारी में विवेकानंद शिला स्मारक है। सही। हमने पाठ में देखा था ना बच्चों। घा, अभिनव ने कन्याकुमारी तक की यात्रा हवाई जहाज से की। अभिनव ने कन्याकुमारी तक की यात्रा हवाई जहाज से की। गलत। किससे की थी बच्चों? रेलगाड़ी से। तो ये क्या है? गलत आएगा। अगला देखते हैं। विवेकानंद शिला स्मारक समुद्र के किनारे स्थित है। विवेकानंद शिला स्मारक समुद्र के किनारे स्थित है। गलत। अगला है, कन्याकुमारी में जूट से बना सामान मिलता है। गलत। कन्याकुमारी में जूट से बना सामान मिलता है। गलत। क्या सामान मिला था हमें वहाँ पर? शंख और सीपियों से बने खिलौने। तो ये सामान तो वहाँ पर नहीं मिलता है जूट से बना, इसलिए ये कथन क्या है? गलत है। अगला देखते हैं। कन्याकुमारी में 3 समुद्रों का मिलन होता है। सही। कन्याकुमारी में 3 समुद्रों का मिलन होता है। यह बिल्कुल सही है। अंतिम है, कन्याकुमारी के दक्षिण में हिंद महासागर है। कन्याकुमारी के दक्षिण में हिंद महासागर है। सही। कन्याकुमारी के दक्षिण में हिंद महासागर है, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे? सही। प्रश्न नंबर 2, उत्तर लिखिए। का, रेलगाड़ी से अभिनव ने क्या देखा? रेलगाड़ी से अभिनव ने क्या देखा? उत्तर है, रेलगाड़ी से अभिनव ने नारियल और ताड़ के पेड़ों की कतारें व हरे भरे खेतों के बीच से दिखते छोटे बड़े मकान देखे। उत्तर क्या है बच्चों? रेलगाड़ी से अभिनव ने नारियल और ताड़ के पेड़ों की कतारें व हरे भरे खेतों के बीच से दिखते छोटे बड़े मकान देखे। खा, कन्याकुमारी में किनका मिलन होता है? कन्याकुमारी में किनका मिलन होता है? हमने पाठ में पढ़ा था ना। हाँ, उत्तर
कन्याकुमारी में हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर का मिलन होता है। 3 सागरों का वहाँ पर मिलन होता है। तो उत्तर क्या है आपका? कन्याकुमारी में हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर का मिलन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गा, कन्याकुमारी से समुद्र तट से दूरी पर क्या है? वहाँ कैसे पहुँचा जाता है? एक बार फिर से प्रश्न दोहराऊंगी मैं। कन्याकुमारी से समुद्र तट से दूरी पर क्या है? वहाँ कैसे पहुँचा जाता है? उत्तर, कन्याकुमारी के समुद्र तट से थोड़ी दूरी पर विवेकानंद शिला स्मारक है। वहाँ स्टीमर से पहुँचा जा सकता है। वहाँ किसके द्वारा पहुँच सकते हो आप? वहाँ स्टीमर से पहुँचा जा सकता है। एक बार फिर दोहराएंगे हम इस प्रश्न को। कन्याकुमारी से समुद्र तट से दूरी पर क्या है? वहाँ कैसे पहुँचा जाता है? उत्तर आएगा हमारा, कन्याकुमारी के समुद्र तट से दूरी पर विवेकानंद शिला स्मारक है। वहाँ स्टीमर से पहुँचा जा सकता है। घा, अभिनव ने कन्याकुमारी से क्या खरीदा? अभिनव ने कन्याकुमारी से क्या खरीदा? उत्तर है, अभिनव ने कन्याकुमारी से शंख और सीपियों से बने खिलौने खरीदे। अभिनव ने कन्याकुमारी से शंख और सीपियों से बने खिलौने खरीदे। अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 3, सुनो और लिखो। बच्चों, आपको ये जो शब्द दिए हैं इनको ध्यान से सुनना है और फिर अपनी कॉपी में लिखना है। पहला शब्द है हमारा हस्तगत। हस्तगत, शिक्षक। शिक्षक, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, प्रफुल्लित। प्रफुल्लित, मंडप। मंडप, स्मारक। इसको कैसे पढ़ते हैं? स्मारक। सूर्योदय। सूर्योदय, तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर, प्रतिमा। प्रतिमा, चटाइयाँ, सीपियाँ। तो ये शब्द आपको बोलना है पहले और फिर अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। अगला देखते हैं, भाषा पोथ। नंबर 1, दिए गए शब्दों के सही बहुवचन पर सही लगाइए। का, चटाई। अब हमें यहाँ चटाई का बहुवचन देखना है और जो सही है उस पर सही का चिन्ह लगाना है। चटाई, चटाइयों, चटाइयाँ। तो बच्चों, अंतिम वाला चटाइयाँ ये बिल्कुल सही है क्योंकि चटाई जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है और जब भी स्त्रीलिंग शब्द रहते हैं और बड़ी ई की मात्रा की जगह पर हम क्या करते हैं? छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं या छोटी ई लिख देते हैं और या के ऊपर क्या आ जाता है? चंद्र बिंदु। और इस प्रकार वह शब्द बहुवचन बन जाता है। तो चटाइयाँ ये बिल्कुल सही है। खा, सीपी। सीपी, सीपियाँ। बच्चों, ये वाला गलत है क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा लगी है। सीपी ये भी इसका बहुवचन नहीं है परंतु सीपियाँ। पा में हमारी जो मात्रा बदल कर कौन सी मात्रा हो गई? छोटी ई की। और यहाँ पर क्या आ गई? चंद्र बिंदु। तो इस प्रकार हमने सीपी का सीपियाँ बहुवचन यहाँ देखा और उस पर सही का निशान लगाया। गा, मिठाई। मिठाई का बहुवचन होता है मिठाइयाँ, परंतु यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो ई है, बड़ी ई छोटी ई में परिवर्तित हो जाएगी और या के ऊपर क्या आएगी? चंद्र बिंदु। तो ये बन गया मिठाइयाँ। तो ये बिल्कुल सही है। मिठाइयाँ, ई बड़ी लिखा है इसलिए भी गलत है और मिठाई भी गलत है। रेलगाड़ी।
रेलगाड़ी, तो यहाँ हमने देखा रेलगाड़ी लिखा है, बिंदु लगी है, ये गलत है। रेलगाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ ये सही है, क्योंकि गाँव में कौन सी मात्रा आ गई, छोटी ई की, और यहाँ पर क्या आ गई, चंद्र बिंदु, तो क्या बन गया, रेलगाड़ियाँ। रेलगाड़ियाँ ये भी गलत है, हमारा दूसरे नंबर वाला बिल्कुल सही है। तो बच्चों हमने देखा कि किस प्रकार हमने सही बहुवचन पर सही का निशान लगाया। अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 2, दिए गए संयुक्त व्यंजन किन दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। यहाँ पर आप देखेंगे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं बच्चों, 4। हमने इसके पहले भी देखे थे कि संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। 4 वो कौन कौन से हैं, छा छत्री का, त्रा त्रिशूल का, ज्ञा ज्ञानी का और स्रा श्रम का, ये हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। परंतु ये व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन। तो हम देखते हैं छा क्षत्रिय का, तो ये किसके मेल से बना है, का हलंत धन छा, का हलंत धन छा, तो क्या बन गया, छा क्षत्रिय का। दूसरा व्यंजन देखते हैं हम, संयुक्त व्यंजन ज्ञा, ये किसके मेल से बना है, जा हलंत धन इंग्या, जा हलंत धन इंग्या बराबर ज्ञा, ये हमारा दूसरा संयुक्त व्यंजन है। त्र, त्रा किसके मेल से बना है, ता हलंत धन रा, त्र बराबर त्र। श्रा, श्रा किसके मेल से बना है, श्रा बना है स हलंत धन रा, श हलंत धन रा बराबर श्रा। तो हमने देखे कि हमारे कितने संयुक्त व्यंजन मिले हमें, 4। कौन कौन से, छा, ज्ञा, त्रा और श्रा, ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन थे जो कि 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, और उन व्यंजनों को भी हमने यहाँ पर देखा और सीखा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 3, रा के विभिन्न रूपों से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। यहाँ पर बच्चों हमें रा के विभिन्न रूप से बनने वाले 2 शब्द लिखना है। पहले हमें दिया है प्रकाश, तो पा में रा की रेप, तो हम इसी तरह 2 अन्य शब्द बनाएंगे। क्या बनाया आपने, भ्रम और समुद्र। आप इसके अलावा भी दूसरे शब्द बना सकते हैं। यहाँ पर बनाया गया है भ्रम और समुद्र, आप बना सकते हो ग्रह, है ना, और भी बना सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो बना सकते हो, परंतु हमारी जो रा की रेफ है वो कहाँ आना चाहिए, नीचे की ओर। दूसरा है कर्म। अब कर्म में रा की रेफ शिरोरेखा के ऊपर आई है, तो हमें इसी प्रकार के शब्द बनाना है। तो हमने बनाया धर्म और गर्व। आप और भी बना सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। यहाँ पर मैंने आपको 2 शब्द बना के बताए हैं, धर्म और गर्व। अगला है राष्ट्र। क्या है, राष्ट्र। उसी प्रकार हमने बनाया ट्रक और ड्रम। राष्ट्र के जैसे हमने क्या बनाया, ट्रक और ड्रम। आप और भी बना सकते हो, राष्ट्र गीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज। आपको जो अच्छा लगे आप बना सकते हो। ये जो शब्द हैं वो रा के विभिन्न रूप वाले शब्द हैं। चलिए अगला देखते हैं हम, नंबर 4, रेखांकित सर्वनाम शब्दों का भेद लिखिए। रेखांकित सर्वनाम शब्दों का भेद लिखिए। यहाँ पर हमें वाक्य दिए गए हैं और उन वाक्यों में जो सर्वनाम शब्द है उसके नीचे क्या खींची गई है, रेखा। तो हम देखते हैं पहला वाक्य,
बहुत दिनों से तुम्हारा खत नहीं मिला। बच्चों यहाँ पर सर्वनाम शब्द है तुम्हारा, उसके नीचे रेखा खींची है। ये कौन से सर्वनाम का भेद है? तो यह है मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। कौन सा है? मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। खा, इनकी रेत का रंग भी भिन्न भिन्न है। इनकी शब्द जो है सर्वनाम शब्द है और ये कौन से भेद के अंतर्गत आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला देखते हैं हम। गा, मैंने तुम्हारे लिए भी एक शंख खरीदा है। मैंने तुम्हारे लिए भी एक शंख खरीदा है। इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? मैंने। और ये किस भेद के अंतर्गत आता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। किसके अंतर्गत आता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। घा, हमने शंख और सीपियों से बने खिलौने खरीदे। हमने शंख और सीपियों से बने खिलौने खरीदे। इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? हमने। इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? हमने। किस भेद के अंतर्गत आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। अंतिम देखते हैं। आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? इसमें आप शब्द है सर्वनाम। किस भेद के अंतर्गत आता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बच्चों आपने देखे, हमने सर्वनाम शब्द को पहचाना, रेखांकित किया और उसके बाद सर्वनाम के भेद को वहाँ पर लिखा। अगला प्रश्न देखते हैं। यह तो आपके लिए है बच्चों, गृह कार्य। ये क्या है? गृह कार्य। प्रश्न नंबर 1, शब्दों के अर्थ याद करके कॉपी में लिखिए। बच्चों आपको शब्दों के अर्थ याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न नंबर 2, रा के विभिन्न रूपों से बनने वाले दो दो शब्द लिखिए। आपको रा के विभिन्न रूपों से बनने वाले दो दो शब्दों को अपनी रफ कॉपी में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों आपने देखा, आज हमने कौन सा पाठ पढ़ा? पाठ 4। पाठ का नाम क्या था? दक्षिण की यात्रा। दक्षिण की यात्रा। और इस पाठ के अंतर्गत हमने सबसे पहले पाठ को पढ़ने के बाद उसको मैंने आपको समझाया। आपने उस पाठ के शब्दार्थ देखे। शब्दार्थ के बाद हमने मौखिक प्रश्नोत्तर सीखे। मौखिक प्रश्नोत्तर के बाद हमने क्या सीखा था बच्चों? संयुक्त व्यंजन भी सीखे और रा के विभिन्न रूप वाले शब्द भी देखे और सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कर उसके भेद को भी सीखा, सही गलत देखे। ये सारी चीज़ें हमने इस पाठ के अंतर्गत सीखी हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही और आप इस पाठ को अपने घर में एक बार और पढ़िए और उसे दोहराइए। दोहराने के बाद उसके जो कठिन शब्द हैं उनको लिख लिख कर सीखिए। इससे क्या होगा बच्चों? आपके लेखन कला में निखार आएगा और आप अच्छे से लिख सकते हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ, नए उत्साह के साथ। आप अपने घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए और जो भी हम शिक्षण सामग्री भेजते हैं उसे देखिए, समझिए और याद करिए। जिससे क्या होगा? आपके ज्ञान के भंडार में वृद्धि होगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।